तो बच्चों कुल व्यय विधि के आधार पर हम कैसे ज्ञात करेंगे मांग की कीमत लोच, देखते हैं यहाँ पर। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जा सकती है। अभी तक हम केवल कीमत और मांग मात्रा में परिवर्तन के आधार पर ज्ञात कर रहे थे। अब हम ज्ञात करेंगे कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता खर्च में क्या परिवर्तन करता है, उसके आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, मांग की कीमत लोच। तो मार्शल ने यहाँ पर 3 प्रकार की मांग की कीमत लोच की गणना की है कुल व्यय विधि के आधार पर। एक तो है लोचदार, एक है बेलोचदार और एक है इकाई के बराबर। तीनों के बारे में हम पहले मांग की लोच की श्रेणियों में पढ़ चुके हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किसके आधार पर है, कुल व्यय के आधार पर, कि कीमत में परिवर्तन के अनुसार कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है। तो 3 विधियाँ हम देख रहे हैं मार्शल के अनुसार मांग की लोच की। एक तो है लोचदार मांग, इकाई से अधिक, एक इकाई के बराबर, और एक है बेलोचदार अर्थात इकाई से कम। ठीक है, हम अब एक एक करके क्या पढ़ेंगे, कुल व्यय के आधार पर मांग की कीमत लोच को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोचदार मांग कुल व्यय विधि के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जब कीमत घटती है तो कुल व्यय क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घट जाता है, अर्थात दोनों में विपरीत संबंध होता है। तो मांग की कीमत लोच कैसी होती है, लोचदार। याद रहेगा आपको, लोचदार मांग में क्या होता है, कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत को बढ़ाने पर कुल व्यय घटता है। अब हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। माना किसी वस्तु की जो कीमत है वो है हमारी 2, ठीक है, और उसकी मांग मात्रा हम लिख लेंगे अभी, और उस पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अर्थात हम बोल सकते हैं कुल व्यय। यदि कीमत 2 रुपये है तो उसका जो कुल मांग मात्रा उसकी है, हम यदि किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो वस्तु की जो मांग मात्रा है वो उपभोक्ता खरीदता है 20, अर्थात कुल व्यय कितना हो गया उसका, 40। ठीक है, अब हमने माना कीमत में कमी होकर हो गई 1, ठीक है, और उपभोक्ता उसकी जो मांग मात्रा है वो उसकी बढ़ाकर कर देता है 60, तो कुल खर्च कितना हो गया, 60। तब अब हमें यहाँ क्या देखना है, कीमत और कुल व्यय में संबंध को, कि यदि कीमत में कमी होती है तो कुल व्यय क्या हो गया, बढ़ जाता है। 2 से 1 कीमत में कमी हुई तो कुल व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। तो कैसी हुई यहाँ पर मांग की लोच, लोचदार मांग होगी। समझ में आ गया बच्चों कि कीमत में कमी होने से कुल व्यय में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, या कीमत में वृद्धि होने से इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, कुल व्यय में कमी हो जाती है, तो मांग की लोच लोचदार होती है। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। हमने पढ़ा था मांग की लोच लोचदार, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि यहाँ P कीमत थी, P कीमत से मांग मात्रा कितनी थी, Q। यदि कीमत कम होके P1 हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है, Q1। ठीक है, अब हम यहाँ 2 बिंदु लेते हैं R और S। तो हम यहाँ देखते हैं कि कीमत P रहने पर, तो यदि हम इसे Q से मल्टीप्लाई करते हैं, O है हमारी, O P और OQ, तो यहाँ पर जो कीमत है P और मांग मात्रा है Q, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, OPR Q। ठीक है, अब कीमत में कमी होने पर अर्थात P1 और मांग मात्रा हो जाती है Q1, तो इसका जो इस पे जो खर्च है अर्थात कुल व्यय है वो कितना होगा, OP1 SQ1। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख रहे होगे OP1 SQ1 ये ज़्यादा है बजाय किसके, OPR SQ के। हम कह सकते हैं OPR Q से OPSQ1 ज़्यादा है, अर्थात कीमत में कमी होने पर जो उस पर किया गया कुल व्यय है वो क्या है, बढ़ रहा है, OPSQ1 ज़्यादा है। यहाँ पर हमने कीमत और मांग मात्रा को गुणा करके कुल व्यय को देखा है, तो कुल व्यय का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मांग की कीमत लोच कैसी होगी, लोचदार। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं इकाई से अधिक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
अब हम दूसरा देखते हैं इकाई के बराबर। यहाँ पर तो क्या होगा, कीमत में कमी हो या कीमत में वृद्धि हो लेकिन कुल व्यय रहता है अपरिवर्तित, अर्थात कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं कैसा, इकाई के बराबर। जैसा कि हमने पढ़ा था आरामदायक वस्तुओं में, जाना था ना हमने कि लोचदार तो किस में होता है, विलासिता की वस्तुओं में, और इकाई के बराबर होता है आरामदायक वस्तुओं में। इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं, वही पी, क्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। यदि हमने माना कीमत 2 है तो यदि हम माने कि उसकी मांग मात्रा कितनी खरीदता है 20, अर्थात कितने हो गए कुल खर्च 40। यदि हमने माना कि कीमत कम होकर हो जाती है 1 और मांग मात्रा कम होकर बढ़कर हो जाती है 40, तो कुल व्यय कितना रहता है 40। 40 गुणा 1 40, 2 गुणा 20 40, अर्थात कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत में कमी होने से या फिर वृद्धि होने से। तो कैसी होगी, इकाई के बराबर इकाई मांग की लोच। कीमत में परिवर्तन से कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पर कैसी मांग की लोच होगी, इकाई के बराबर। आप देख पा रहे हैं कुल व्यय वही रहता है। ठीक है बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इकाई के बराबर लोच में कैसा होता है मांग वक्र, आयताकार, अतिपरवलय, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, जिसके नीचे के आयत कैसे रहते हैं समान, और उसके सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम वही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि कीमत कितनी है P, मांग मात्रा कितनी है Q, यदि कीमत कम होकर हो जाती है P1 तो मांग मात्रा बढ़कर हो जाती है Q1। यहाँ पर वही R और S, हमने देखा था कि इसके नीचे के जो आयतों का क्षेत्रफल है वो कैसा रहता है समान, तभी मांग की लोच कैसी होती है इकाई के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कीमत P होने पर कितनी है, क्या है क्षेत्रफल, P इंटू Q बराबर OP RQ, और P1 इंटू Q1, ये P1 है, बराबर कितना होगा OP1 SQ1। तो हम कह सकते हैं OPRQ बराबर OP1 SQ1 है, अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है, क्योंकि इन दोनों जो आयत है उनका क्षेत्रफल क्या है समान है। तो समझ में आ गया, कीमत में कमी हो या कीमत में वृद्धि हो लेकिन कुल व्यय कैसा रहता है अपरिवर्तित, तो मांग की कीमत लोच कैसी होती है इकाई के बराबर। अब तीसरा देखें हम, तीसरी जो है हमारी वो है बेलोचदार, अर्थात कीमत में कमी होने पर कुल व्यय क्या हो जाता है कम हो जाता है, कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय भी बढ़ जाता है, अर्थात सीधा संबंध पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेलोचदार मांग। ठीक है, इकाई से कम, कीमत में कमी से कुल व्यय घटता है, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ता है। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, P, Q और कुल व्यय। यदि हमने माना किसी वस्तु की कीमत 2 है और उसकी मांग मात्रा कितनी है 20, तो कुल व्यय कितना हो गया 40। यदि हमने माना किसी वस्तु की कीमत कम होकर हो जाती है 1 और मांग मात्रा बढ़कर हो जाती है 30, तो कुल व्यय कितना हो जाता है 30, 30 एकम 30 ही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कीमत कम होने पर कुल व्यय भी क्या हो गया कम हो गया, अर्थात यहाँ पर मांग की कीमत लोच कैसी हो जाएगी बेलोचदार। कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम, कीमत की बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि लोचदार में तो उल्टा संबंध हो गया और इकाई के जो बराबर है उसमें तो जितना है उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहता है कुल व्यय, और जो बेलोचदार है उसमें क्या हो गया सीधा संबंध, कीमत में कमी से कुल व्यय कम, कीमत में वृद्धि से कुल व्यय अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आगे के लिए देखते हैं डायग्राम के द्वारा। तो ये हमारा मांग वक्र हो गया, हम इसको उसी तरीके से बनाते हैं, P से P1, Q से Q1, यही वो R और S बिंदु मांग की कीमत लोच कैसी बता रहे हैं हम यहाँ पर इकाई से कम। ठीक है, यही यहाँ पर हम देखें कि यदि P है तो P इंटू Q कितना है क्षेत्रफल OPRQ, OPRQ, और जो यदि P1 इंटू Q1 है तो कितना है OP1 और SQ1। तो हम यहाँ देख रहे हैं OPRQ अधिक है बजाय किसके OP1 SQ1 के, OPRQ अधिक है किससे OP1 SQ1 से, अर्थात कुल व्यय में कीमत के कम होने पर कमी आई है क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है कम है। तो इसीलिए यहाँ मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होगी। तो
तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3 है मार्शल के अनुसार, लोचदार, बेलोचदार और इकाई के बराबर। लोचदार में तो उल्टा संबंध, कीमत में कमी होने से कुल व्यय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय में कमी, और इकाई के बराबर में कीमत कम हो या वृद्धि हो कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है। और बेलोचदार में क्या होता है, सीधा संबंध होता है, कीमत में कमी होने से कुल व्यय में कमी, कीमत में वृद्धि होने से कुल व्यय में वृद्धि। और यही ये सारणी द्वारा बताया है ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि सारणी क्या होती है, हर चीज़ों को एक बारीकी से बता देती है। ठीक है, कीमत में कमी या वृद्धि, कुल खर्च में वृद्धि या कमी, उल्टा तो मांग की लोच, इकाई से अधिक। लोचदार, कमी और वृद्धि तो क्या होगा, कुल खर्च अपरिवर्तित तो इकाई के बराबर, और कीमत में कमी से कमी कुल व्यय में, वृद्धि से वृद्धि अर्थात सीधा संबंध तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। तो आशा है कि आपको ये सारणी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें याद रखना है। सीधा संबंध तो कैसा होगा, बेलोचदार, विपरीत संबंध तो लोचदार, और कुछ परिवर्तन नहीं तो इकाई के बराबर। यही है आपकी कुल व्यय विधि। ठीक है बच्चों, इस विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है कि इसमें ये तो पता लगा सकते हैं कि मांग की लोच इकाई से ज़्यादा है, इकाई के बराबर है या इकाई से कम है, लेकिन जो एग्जैक्ट माप है, जैसे हमने आनुपातिक प्रतिशत विधि में पता लगाया था कि कितनी थी, 0.8 है, 0.5 है, उसका पता हम इसमें लगा नहीं सकते हैं। लोच का सही मापन इसमें संभव नहीं है। यही कुल व्यय विधि की सीमा है। ठीक है बच्चों, अब हम कुल व्यय विधि के आधार पर भी क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कीमत क्या है किसी वस्तु की, 11 है। ठीक है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की 8 इकाई खरीदता है। कितनी, 8 इकाई खरीदता है। अब कीमत घटकर कितनी हो जाती है, 8, और वह उस वस्तु की 11 इकाइयाँ खरीदता है। तो कुल खर्च विधि के से, बच्चों ये ध्यान रखना, आपको पेपर में ये दिया है कि कुल खर्च विधि से या फिर आनुपातिक या प्रतिशत विधि से मांगी कीमत लोच ज्ञात करनी है, क्योंकि हम इसे आनुपातिक या प्रतिशत विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि किससे ज्ञात करनी है आपको, कुल खर्च विधि से। तो अब आप क्या निकालेंगे, P × Q अर्थात इनका कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यदि कीमत 11 है और मांग मात्रा कितनी है, 8, तो कुल खर्च कितना हो गया, 88, और कीमत यदि 8 हो गई और मांग मात्रा कितनी हो गई, 11, तब भी कुल व्यय कितना हो गया, 88। अर्थात कीमत में कमी होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको ये बात लिखनी है कि यहाँ कीमत में कमी होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी, इकाई के बराबर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि कीमत में कमी हो या वृद्धि हो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रहेगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे के लिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न तालिका के आधार पर कीमत लोच की गणना प्रतिशत विधि से कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कीमत और कुल खर्च दिया हुआ है और हम आनुपातिक और प्रतिशत विधि कैसे काम में लें, तो आपको वही देखना है। कैसे कि कीमत दे रखी है 10, तो कुल खर्च हो गया 180, कीमत हो गई घटकर 9, तो कुल खर्च हो गया 162, और फिर हमको प्रतिशत विधि काम में लेनी है। तो बच्चों हमने आनुपातिक या प्रतिशत विधि पढ़ी थी, तो हमने उसमें देखा था कि हमें मांग मात्रा को जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर मांग मात्रा। कीमत हमें दे रखी है, कुल खर्च हमें दे रखा है, तो मांग मात्रा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक कॉलम और बना देंगे मांग मात्रा का, क्यू का। और मांग मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, कुल खर्च में किसका भाग देकर, कीमत का भाग देकर। कि कुल खर्च में हम यहाँ लिख भी सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन कीमत, तभी क्या होगी, हमारी मांग मात्रा ज्ञात होगी। तो 10 180 में यदि हम किसका भाग देंगे, 10 का, तो कितनी आ गई, 18। मांग मात्रा कितनी हो गई, 18। कीमत यदि 10 है तो मांग मात्रा कितनी हो गई, 18, और कीमत घटकर 9 हो गई, तो हमारी मांग मात्रा क्या रहती है, हम 162 में किसका भाग दे देंगे, 9 का। तो कितनी रहती है, 9 एकम 9, ये भी कितनी होती है, 18। कहने का मतलब है कीमत यदि 10 है तो मांग मात्रा कितनी रहती है, 18, और कीमत घटकर 9 हो जाती है, तब भी मांग मात्रा कितनी होती है, 18। अब हमें यहाँ पर काम में लेनी है आनुपातिक और प्रतिशत विधि, जिसका के सूत्र क्या है, डेल्टा Q बटे में डेल्टा P मल्टीप्लाई P बटे में Q। अब डेल्टा Q कितना परिवर्तन हो रहा है, 0, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, 18 से 18 ही है। डेल्टा P कितना परिवर्तन हो रहा है हमारे यहाँ पर,
1 का परिवर्तन हो रहा है माइनस, इनटू प्रारंभिक कीमत कितनी है हमारी 10 और प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है 18। अब इसे लिख सकते हैं 0/1 गुणा 18/10। तो 0 से गुणा करने पर कितनी आएगी मांग किलो 0, अर्थात यहाँ पर पूर्णतया बेलोचदार, कैसी मांग है यहाँ पर पूर्णतया बेलोचदार अर्थात 0, क्योंकि 0 से गुणा करने पर तो 0 ही आएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से आपको मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन हमने कुलव्यय विधि के आधार पर बताया था, अब आपको कुलव्यय दिया है और उसके आधार पर आपको पहले मांग मात्रा ज्ञात करनी है, फिर आनुपातिक और प्रतिशत विधि से हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है। तो आशा है आपको कुलव्यय विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक ही एसेंस है, कीमत में कमी से कुलव्यय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से कुलव्यय में कमी, अर्थात मांग की लोच लोचदार इकाई से अधिक। कीमत में कमी या कीमत में वृद्धि से मांग वो कुल खर्च बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, तो इकाई के बराबर। कीमत में कमी से कुलव्यय में कमी, कीमत में वृद्धि से कुलव्यय में वृद्धि, तो क्या कैसे होगी मांग की लोच इकाई से कम। समझ में आ गया? अर्थात हम बोल सकते हैं बेलोचदार। तो इस तरीके से ये कुलव्यय विधि है जिसके आधार पर हमने इन 2 सवालों को भी सॉल्व किया है। आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको ध्यान रखना है।